Good morning, student. Class 9, lesson part 2, working of institution. Working of institution का part 2 करते हैं. In the earlier video, I have given you the detail about all the things. So now we will not waste the time. We will directly go to the topic, that is the three categories of ministers. Ministers की three categories होती है. कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है. मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद द इंडिपेंडेंट चार्जेस, और थर्ड होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट. द कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर वो मिनिस्टर होते हैं जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के या गवर्नमेंट के जो टॉप लीडर्स होते हैं, जो फेमस लीडर होते हैं, जिनके पास सारे चार्जेस होते हैं, जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स को शेयर करते हैं, उनको कैबिनेट मिनिस्टर कहा जाता है. एंड दे टेक द डिसीजन, ऑल द डिसीजन वट एवर द रिक्वायर्ड बाय द पार्टी और द गवर्नमेंट, दे आर इन्वॉल्व इन सच काइंड ऑफ द डिसीजन. नेक्स्ट होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज. ये स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं. जैसे कि होता है कि एक बड़ा मिनिस्टर होता है, एक डिपार्टमेंट उसके पास होता है, और वो सारे मंत्रालय को एक साथ तो देख नहीं सकता, तो क्या करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट मिनिस्टर्स को ट्रांसफर कर देते हैं. भैया इन स्टेट्स को आपको देखना है, एंड व्हाटएवर द डिसीजन यू वांट टू टेक, जस्ट इन्फॉर्म मी एंड देन यू कैन टेक द डिसीजन. तो उनके पास वो चार्जेस होते हैं. ये हर मीटिंग में शामिल नहीं होते, जब भी उनको मीटिंग के लिए बुलाया जाता है और वो आते हैं, ठीक है, और उसके बाद उनसे भी कभी कभार पूछा जाता है, हमेशा नहीं पूछा जाता. नेक्स्ट होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स. मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स जो होते हैं, इनके अंडर में के लिए होते हैं, इनके हेल्प के लिए होते हैं, ठीक है. तो स्टेट भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो स्टेट्स के अंदर क्या होता है, कई डिपार्टमेंट होते हैं, तो उनको संभालने के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनको भी दे दी जाती है, ठीक है. वो कभी कभार मीटिंग में इनसे पूछा जाता है. और इस तरीके से थ्री कैटेगराइज, यानी कि सबसे बड़े नेता, उसके बाद थोड़े फेमस वाले, उसके बाद छोटे लेवल के नेता, मतलब इस तरीके से तीन मिनिस्टर्स की एक कैटेगरीज बना दी गई है, जिसको हमने थ्री लेवल्स में डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट इज कैबिनेट, सेकंड इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, और थर्ड है मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स. नेक्स्ट आते हैं हु अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर. सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, सबके मन में यही आता है कि भैया प्रधानमंत्री को कौन चुनता है. तो मैं फिर बता दूं आपको, प्रधानमंत्री को कोई नहीं चुनता, प्रधानमंत्री को चुनती है जनता. उसके लिए आप वोट देते हैं. यू आर गिविंग द वोट इन द इलेक्शन ऑफ लोकसभा, and you are choosing the MPs, member of parliament, and जितने भी लोग MPs बन के जाते हैं वहां पे, फिर जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के जितने ज्यादा MPs जाएंगे, अगर उनके पास वो परसेंटेज ऑफ वोट है, परसेंटेज ऑफ सीट्स है, तो वो क्या करते हैं, उन अपने में से किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर को नॉमिनेट कर दिया जाता है. बट बात आती है कि उसको नॉमिनेट कौन करता है. तो प्रधानमंत्री को या प्राइम मिनिस्टर को हमेशा नॉमिनेट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है. तो क्या प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी को प्रधानमंत्री बना देगा? नहीं. प्रेसिडेंट क्या करता है, व्हेन द इलेक्शन फिनिश्ड, आफ्टर दैट द पॉलिटिकल पार्टी आर दे गो टू द संसद, and after that they are giving the proposal to the president that we are having the appropriate number, हमारे पास पर्याप्त नंबर है जी, और हम अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे. तो उसके बाद प्रेसिडेंट कहते हैं ठीक है, बताओ आप में से कौन प्रधानमंत्री बनेगा. तो वो सारे एमपीज जो पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के भी हो सकते हैं, या फिर जब प्रॉपर सीट नहीं होती तो दो तीन पार्टियां भी आपस में मिल जाती हैं, और उसके बाद वो अपने में से किसी एक व्यक्ति को खड़ा करके कहते हैं कि इस व्यक्ति को हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं. नाम किसकी तरफ से आता है? नाम आता है संसद की तरफ से. जिसके पास प्रॉपर सीट होती है वो एक व्यक्ति को खड़ा करता है. उसके बाद जो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, वो क्या करता है, उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देता है. और उसके बाद बोलते हैं कि भाई आपको क्या करना है कि फ्लोर टेस्ट करना होगा, आपको अपना बहुमत सिद्ध करना होगा कि आपके पास प्रॉपर नंबर है. और उसके बाद फिर फ्लोर टेस्ट होता है, और उसके बाद फिर वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं. जब प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो उसके बाद वो अपनी कैबिनेट बनाते हैं. मतलब प्रधानमंत्री फिर उन लोगों में से, जिसको रेलवे मिनिस्टर बनाना है, किसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाना है, किसको डिफेंस देना है, तो ये जो कैबिनेट मिनिस्टर की पोस्ट होती है, सारे पोस्ट कौन बांटता है? वो बांटते हैं प्राइम मिनिस्टर. केवल अपॉइंट करने के लिए कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है. कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास एप्रोप्रिएट नंबर्स ऑफ सीट्स नहीं होती कि सरकार बन सके, तो ऑन दैट टाइम द प्रेसिडेंट हैविंग द पावर, जो किसी भी नेता को, जो जिसको उसको लगता है कि हाँ ये बंदा है और ये क्या कर सकता है, ये कुछ टाइम में लोगों को इकट्ठा करके सरकार बना सकता है, तो अपना माइंड यूज करके वो किसी व्यक्ति को खड़ा करता है कि फलाना व्यक्ति, आपको मैं 20 दिन का, 1 महीने का, या 10 दिन का, या 2 महीने का टाइम देता हूँ,
तब तक आप सरकार बनाइए और 2 महीने तक आपके पास टाइम है, 2 महीने में आप कैसे भी करके फ्लोर टेस्ट को क्लियर कीजिए, मीन्स अपना बहुमत संसद में साबित कीजिए और उसके बाद आप सरकार चलाइए। अब बात यह आती है कि प्रेसिडेंट जब इलेक्शन में कोई सरकार बनाना ही नहीं चाहता तो प्रेसिडेंट ऐसा क्यों करता है? तो आपको पता है इलेक्शन बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम खर्च होता है, ठीक है। अभी भी जस्ट इलेक्शन हुआ, प्रॉपर सीट नहीं मिली, या फिर दोबारा इलेक्शन हो, दोबारा इलेक्शन होगा, पर अगर एक कोशिश तो कर ली जाए, क्या पता कुछ लोग आपस में मिल जाए, देश के भले के लिए मिल जाए, पर देश के भले के लिए बहुत कम लोग मिलते हैं और आपस में फिर क्या होता है, तोड़ मरोड़ होती है, पैसों का खेल चलता है और फिर सरकार बनती है। ऐसी ही एक बार सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक वोट के लिए गिर गई थी, जब मुलायम सिंह यादव जी ने उनको डिच कर दिया था। एक वोट, वही फ्लोर टेस्ट क्लियर नहीं हो पाया था, एक वोट की जरूरत थी और एक वोट मुलायम सिंह यादव ने क्या बोला था अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि हाँ हम अपना वोट आपको देंगे, और उस वक्त जब वोटिंग हो रही थी तो मुलायम सिंह यादव जी ने उनको वोट नहीं दिया। शरद पवार जी भी शायद साथ में थे, तो जब वो वोट नहीं गया तो एक वोट नहीं मिला, तो उसकी वजह से क्या हो गया, गवर्नमेंट गिर गई और वो फ्लोर टेस्ट क्लियर नहीं हो पाया और फिर दोबारा इलेक्शन। ठीक है, क्लियर है। फिर बात करते हैं मेजर फंक्शनरीज ऑफ इंडिया। भारत में जो बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं, काम किए जाते हैं, वो किसके द्वारा किए जाते हैं? तो पहले प्रेसिडेंट, आपको पता है प्रेसिडेंट का काम, प्रेसिडेंट कैन डू ऑल द थिंग्स बट इनडायरेक्टली। प्रेसिडेंट सारे डिसीजन लेते हैं, उनके नाम पे सारे डिसीजन लिए जाते हैं। जो बिल होता है, लॉज होता है, उस पर जब तक साइन नहीं करता तब तक वो वैलिडेट नहीं होता। तो पहला काम होता है प्रेसिडेंट, हमारे देश में जो फंक्शनरीज है, काम करने वाले लोगों में से या फिर काम करने के जो हेड होते हैं, जो चार्जेस होते हैं, तो प्रेसिडेंट काम करते हैं। ही इज द हेड ऑफ द नेशन, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो प्रधानमंत्री के पास जो बहुत सारे काम होते हैं, गवर्नमेंट का हेड है, ये सरकार का हेड है वो, तो बहुत सारे लॉज, नियम कानून बना के लागू करते हैं, ठीक है। कई बार तो डायरेक्टली लागू करते हैं, तो कई बार उनको संसद से पास आउट कराना होता है। नेक्स्ट है आपका पार्लियामेंट, यानी थर्ड है पार्लियामेंट। आपको पता है कि इन इंडिया वी आर हैविंग टू टाइप ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा क्या करता है, लोकसभा के अंदर जो जितने भी जो आप एमपीज को विन कराते हैं, दे आर सिटिंग देयर फॉर ऑल ओवर द इंडिया। और कोई भी जो कानून बनता है, पास होता है, जो पूरे इंडिया में लागू होना है, संसद से पास आउट होके ही जाता है। तो 3 जो ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर द मेजर डिसीजन मेकर ऑफ कंट्री। नेक्स्ट टॉपिक आता है मंडल कमीशन। अब ये मंडल कमीशन क्या है? मंडल कमीशन एक कमीशन है जिसके हेड थे बीपी मंडल, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जो मंडल कमीशन थे, तो गवर्नमेंट ने 90s के अंदर में 1989 या 92 में क्या किया कि गवर्नमेंट ने बोला कि हम एक कमीशन बनाते हैं जिसके हेड होंगे वीपी मंडल, इसीलिए इसको मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जो वीपी मंडल थे एक बहुत बड़े जज थे, ठीक, तो उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप एक सर्वे करो, ठीक है, और सर्वे के अंदर आप ये पता लगाओ कि हमारे देश में जितने भी शेड्यूल कास्ट या लोअर कास्ट पीपल हैं, बैकवर्ड क्लास पीपल हैं, वो लोग क्या करते हैं, क्या उनके पास प्रॉपर मटेरियल है, क्या उन सबके पास सब कुछ है जो लाइफ को जीने के लिए चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, कब? 1979 में, और जिसके हेड थे वीपी मंडल, और इसीलिए इसको वीपी मंडल के नाम पर रख दिया मंडल कमीशन, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछेगा इसके अंदर? क्राइटेरिया रखा गया कि आइडेंटिफाई द सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया एंड रिकमेंडेड स्टेप्स टू टेकन फॉर देयर एडवांसमेंट। आप उनका पता लगाओ और साथ में पता लगाओ कि उनकी मतलब इंप्रूवमेंट के लिए क्या किया जाए। उसके बाद 1980s में, 1979 में कमीशन बना, 1980 में क्या हुआ, मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी और उसमें उसने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए, और उसमें से एक रिकमेंडेशन था 27% गवर्नमेंट जॉब का। इफ यू वांट टू गिव द टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट ओबीसी, so you can give the 27% reservation to the such kind of the people, ठीक है। तो ये था मंडल कमीशन का बात। तो मंडल कमीशन था।
पर क्या मंडल कमीशन ने केवल 27% की बात की थी क्या? नहीं, मंडल कमीशन की सिफारिशें, रिकमेंडेशन बहुत सारी थी, जिसके अंदर इलेक्शन जब हो रहा था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने प्रॉमिस किया था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम क्या करेंगे, इस मंडल कमीशन की सारी सिफारिशों को लागू कर देंगे। पर ऐसा हुआ नहीं। लोगों ने उनको इलेक्शन में जिताया और वीपी सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बने, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, 27% रिजर्वेशन वाला रूल लागू कर दिया। पर उसके और भी सिफारिशें हैं और भी रिकमेंडेशन है, उसको अभी भी लागू नहीं किया गया। क्या वो 27% रिजर्वेशन जो मंडल कमीशन के द्वारा दी गई थी, क्या वो लाइफ टाइम की थी? क्या वो केवल कास्टिज्म पे था? और भी जो टर्म्स एंड कंडीशन थी मंडल कमीशन की, उसको प्रॉपर वे में लागू क्यों नहीं किया गया? आज भी बहुत सारे लोग उस मंडल कमीशन की जो पूरी जो डिटेल्स थी, 80s की बात है, 40 इयर्स हो गए हैं, उसको लागू करने की बात करते हैं, पर हमारे जो नेता हैं उसको पूरा लागू करना ही नहीं चाहते, बल्कि 27% रिजर्वेशन को खींच के 49 तक लेके चले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा कि यू कांट एक्सेस द रिजर्वेशन सीट्स इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मोर देन 50%। ठीक है, तो मंडल कमीशन को आप सही से पढ़ना। आई विल पोस्ट अ वीडियो आल्सो फॉर सच काइंड ऑफ द टॉपिक्स। ठीक, नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एंड रिमूवल, यानी जजेस को अपॉइंट कैसे किया जाता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट कैसे किया जाता है, उनको हटाया कैसे जाता है। ठीक है, जजों को अपॉइंट करने का प्रोसेस सुन लो पहले। जजों को जो अपॉइंट किया जाता है, जज को अपॉइंट करने के लिए होते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इनको भी अपॉइंट करते हैं, बट बिफोर अपॉइंटिंग द जजेस, प्रेसिडेंट टेक द, यू कैन से द राय मशवरा किया जाता है, टॉक किया जाता है प्राइम मिनिस्टर, कुछ कैबिनेट मिनिस्टर से बात की जाती है। नाम कौन प्रेफर करता है? नाम प्रेफर करते हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जजेस होते हैं, तो उनकी पैनल होती है। वो लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों के नाम प्रेफर कर देते हैं, मतलब आगे की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को क्या पता कौन सीनियर जज है, कौन अच्छा काम कर रहा है, तो उनमें से कुछ जजों को आगे उनका नाम प्रेफर किया जाता है। एक होता है काम के थ्रू और दूसरा होता है सीनियरिटी के थ्रू, मतलब कौन ज्यादा सीनियर है तो उसको आगे प्रमोट किया जाता है। और फिर क्या होता है, प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं, भाई अब आप सुप्रीम कोर्ट के जज हो, आप हाई कोर्ट के जज हो, क्योंकि उनकी टीम होती है। और जो जज रिटायर्ड होते हैं, जैसे मान लो 30 होते हैं, 30 में से 4 रिटायर हो तो 4 और आएंगे ना, इस तरीके से ये चलता रहता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को इस तरीके से नियुक्त किया जाता है। और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनको चुनने के लिए कौन होते हैं? उनको चुनने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, वो सब मिलकर अपने में से एक सुप्रीम कोर्ट का हेड या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुनते हैं। ठीक है, इसमें ना तो प्रधानमंत्री की मतलब पर्सनल विल को देखा जाता है, ना ही प्रेसिडेंट के पर्सनल विल को देखा जाता है। वो एक नेम प्रेफर किया जाता है, ग्रुप ऑफ द टीम, जो कि किसकी होती है? जजेस की टीम होती है जो पहले से काम कर रहे हैं, तो वही लोग नाम को प्रेफर करते हैं। और उसमें भी देखा जाता है सीनियरिटी, पहले बड़ा कौन है, किसकी सर्विस ज्यादा है, किसने ज्यादा टाइम तक काम किया, किसने पहले ज्वाइन किया, उसको देखा जाता है। बात करते हैं रिमूवल को। आपने जज को नियुक्त तो कर दिया, प्रेसिडेंट ने कर दिया, प्रधानमंत्री से हेल्प ली गई, पर क्या ये लोग उसको हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते। एक बार जब आपने जज को नियुक्त कर दिया, मीन्स अपॉइंट कर दिया, यू आर नॉट हैविंग द राइट्स टू रिमूव हिम। आप कह दो भैया आप रिटायर हो जाओ, चलो, ऐसा नहीं हो सकता। जज को हटाना उतना ही मुश्किल है जैसे कि प्रेसिडेंट को हटाना। इसके लिए एक प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड द इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट लाना पड़ता है, संसद में पूरा बहस होता है, जैसे एक लॉ बनता है ना, उस तरीके से पूरी बहस होती है, विल होती है, उसके बाद फिर वोटिंग होती है, वोटिंग को फिर लोकसभा से पास आउट कराया जाता है, फिर राज्यसभा से पास आउट कराया जाता है, और उसके बाद फिर उस पर महाभियोग लगा के उसको आप जब प्रेसिडेंट परमिशन देंगे तो आप उसको हटा सकते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है भैया? सुप्रीम कोर्ट का काम होता है कि बहुत सारे जो डिस्प्यूट्स होते हैं, वट एवर द डिस्प्यूट वी आर हैविंग इन कंट्री, उसको सॉल्व आउट करना। वो लोग बहुत सारे कोर्ट है, हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो ये सब क्या करेंगे? ये सब लोकल लेवल के कोर्ट है, पर जो नेशनल लेवल के जो मामले होते हैं, यानी ऐसे केसेस जो नेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं, ठीक है, तो इसको देखने के लिए कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। वो डायरेक्टली इंटरफेयर कर सकता है, जैसे सिटीजन एंड गवर्नमेंट। ठीक है, अगर किसी नागरिक का सरकार से लड़ाई हो जाए किसी भी चीज पे, और कोई ऐसा पेंच फंस जाए जहां पे सरकार भी कंफ्यूज हो और वो नागरिक अपने बात पे अड़िग हो,
तो उस केस में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं जब सरकार की और पब्लिक की लड़ाई हो जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? देश की। फिर होता है सिटीजन एंड गवर्नमेंट, जब सरकार की और देश में रहने वाले लोगों की लड़ाई हो जाती है। जैसे नरेगा नहीं सॉरी, आपका ये चला था अभी, जिसके लिए शाहीन बाग में क्या लोग धरने पे बैठ गए थे, एनआरसी। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। ठीक है, 2 और मोर स्टेट, जब 2 स्टेट्स पानी के लिए, पोल्यूशन के लिए, रोड्स के लिए, बाउंड्रीज के लिए आपस में लड़ते हैं, तो उसका फैसला भी कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। या फिर 2 ऑर्गेन्स, गवर्नमेंट के 2 ऑर्गेन्स ही आपस में लड़ जाए। जैसे आप देख सकते हो अभी सुशांत सिंह राजपूत का केस चल रहा है, बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस एक साथ आमने सामने आ गए। महाराष्ट्र पुलिस दे डोंट वांट टू हेल्प इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहार पुलिस। बिहार पुलिस प्रेफर फॉर द सीबीआई केस। Maharashtra police is saying कि no, बिहार पुलिस not having the authority to do such kind of the things। केस कहाँ गया? सुप्रीम कोर्ट में। फैसला क्या आया कि the case will be taken by the Supreme Court। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि the case will be taken by the CBI, तो CBI को वो जाएगा। और प्रेफर किसने किया? बिहार गवर्नमेंट ने। बिहार गवर्नमेंट के पास भी राइट है, they can do। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट को क्या करना है? सारे फाइल ट्रांसफर करनी पड़ेगी और केस देखेगी CBI। ठीक है। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जब संसद में कोई ऐसा बिल बन जाए और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लग रहा है कि नहीं ये तो गड़बड़ हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का छेड़छाड़ हो रहा है, तो डायरेक्ट इंटरफेयर कर सकता है कि नहीं इसको ठीक किया जाए, इसको चेंज किया जाए, इसको जो भी है इसके अमेंडमेंट की जाए। तो ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, अगर बिल बन गया, कानून बन गया, कानून पास हो गया, तो क्या जनता को सही नहीं लग रहा फिर भी लागू होगा? जनता विरोध कर रही है, सरकार सुनना नहीं चाहती। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि तत्काल प्रभाव से, इमीडिएट एक्शन से उस कानून को वहीं पे रोक सकते कि रुको, ये कानून अभी लागू नहीं होगा, इसके ऊपर क्या होगा देखा जाएगा। फिर गवर्नमेंट अपने वकील भेजती है, डिस्कशन होता है और फिर आपस में जो उनके डाउट्स होते हैं उसको क्लियर होता है। और फिर अगर सुप्रीम कोर्ट का लगता है और गवर्नमेंट अपना पक्ष पूरा रखने में सफल होती है तो वो कानून लागू रहेगा, नहीं तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उस कानून को वापस लेगी। ठीक है, गवर्नमेंट के पास फिर एक दूसरा तरीका होता है कि वो संसद से बिल को दोनों सदनों से पास कराए और उसके बाद फिर क्या करे, वो फिर से लागू करे। तो सुप्रीम कोर्ट फिर उसमें कुछ नहीं कर सकते। जैसे जो रिजर्वेशन था, है ना, SC/ST के लिए, उसके अंदर क्या था, एक बहुत छोटा वर्ड था, अगर आप किसी को उसकी जाति से बुलाओगे तो आपको पुलिस जेल में डालेगी। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया इस रूल को कि भाई अगर आप किसी शेड्यूल कास्ट को उसकी कास्ट से बुलाते हो तो अब आपको पुलिस पकड़ नहीं सकती, आपकी इन्वेस्टिगेशन करेगी पर डायरेक्ट जेल में नहीं डाल सकते, आपको 6 महीने 8 महीने की सजा नहीं होगी। तो इसके खिलाफ लोग सड़कों पे आ गए, आंदोलन हुआ। फिर क्या हुआ, इसको वैलिड करने के लिए मोदी जी ने एक बिल बनाया और लोकसभा और राज्यसभा से इसको पास आउट कराया और फिर लागू किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो बिल संसद के द्वारा पास किया जाता है। उसके बाद में अगर किसी को प्रॉब्लम है, देन अगेन दे कैन डू द अपील, दे कैन डू द केस ऑन द गवर्नमेंट एंड देन इट विल बी रिव्यू। ठीक है, प्रोटेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फंडामेंटल राइट्स। ये क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है और आपके जो फंडामेंटल राइट्स है ना, जिसको आप संविधान की आत्मा कहते हो, अगर उसके ऊपर कोई भी बात आती है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं एंड दे विल टेक द एक्शन, व्हाटएवर द एप्रोप्रिएट एक्शन विल बी देयर, दे विल टेक। फाइन, तो अभी हमने थोड़ा कवर किया है। देखते हैं अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और होते हैं, वी विल डिस्कस लेटर।